Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 15 दिसंबर और 15 दिसंबर 2018 के करंट अफेयर्स जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की इस वीडियो में डिटेल में हम लोग बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा डेली की वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ ही मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ाता हूँ, तो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके सुमित मिश्रा सर्च करके आप वहाँ से भी हमसे जुड़ सकते हैं। वहाँ पर भी बने सारे कोर्सेज को आप बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो अभी हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया। ये कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 14 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। क्या मनाया जाता है? नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 14 दिसंबर को। भारत में ऊर्जा को संरक्षित करने के लिए यानी कि एनर्जी को कंजर्व करने के लिए ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, क्या BEE, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी को पारित किया गया, जो कि एनर्जी के यूजेज को कम करने के लिए नियम बनाता है। ठीक है, तो ये कब किया गया? 2001 में। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। भारत में ऊर्जा को संरक्षित करने के लिए यानी कि एनर्जी को बचाने के लिए, कंजर्व करने के लिए एक एजेंसी बनाई गई, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, जो कि एक गवर्नमेंट संस्था है और एनर्जी के यूजेज को कम करने के लिए नियम बनाता है। और इंडिया में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम को 2001 में लाया गया, इसी के द्वारा BEE यानी कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा लाया गया। ओके, अब आपको एक डे और दिख रहा होगा, 10 दिसंबर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डे है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस। ठीक है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस। प्रत्येक वर्ष किसी भी एग्जाम के लिए खास तो होता ही है। इस बार का 10 दिसंबर इसलिए भी खास है क्योंकि इस बार इस 17वां अपना अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया गया। ठीक है, तो इस वजह से 10 दिसंबर को आप लोग मत भूलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस। और इसके साथ ही मैंने कई बार आपको बताया है कि जब भी कोई दिवस आए तो उससे रिलेटेड जितने भी दिवस हैं अभी तक दिसंबर मंथ में जितने भी दिवस आए हुए हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, बताइए कि कौन कौन से डे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट डे हैं उनके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, विश्व का पहला तैरता परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में परिचालित हुआ? तो अभी हाल ही में रूस में चलना शुरू हुआ है तैरता परमाणु ऊर्जा संयंत्र। विश्व का पहला फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये, जो कि रूस द्वारा परिचालित हुआ, यानी कि रूस में ये चलाया गया। ठीक है, जब ये इसकी घोषणा किया था रूस की ये विश्व का पहला फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाएगा, तभी भी मैंने आपको करंट अफेयर के क्वेश्चंस में बताया हुआ था। तो आप जान लीजिए, तैरता परमाणु ऊर्जा संयंत्र विश्व का पहला जो कि बनकर तैयार हो गया है रूस में। ओके, और इसका नाम रखा गया है अकादमिक लोमोनोसोव। क्या रखा गया है? अकादमिक लोमोनोसोव रखा गया है इसका नाम, और रूस द्वारा ये बनाया गया है। हालांकि ये कम कैपेसिटी वाला एक न्यूक्लियर पावर प्लांट होगा, लेकिन ये मोबाइल होगा। मोबाइल यानी कि चल वाहन होगा, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये मूव कर सकेगा, क्योंकि फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये। ठीक है, तो विश्व का पहला तैरता परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश द्वारा परिचालित किया गया? रूस द्वारा। अब रूस आया है तो हम लोग रूस के बारे में भी फिर से कुछ पॉइंट रिवाइज कर लेते हैं। तो रूस की राजधानी होती है मॉस्को। मॉस्को से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिवाइज करना है आपको कि मॉस्को में ही हुआ था इस बार का 2018 का फीफा वर्ल्ड कप, जिसको जीता था फ्रांस ने क्रोएशिया को हराकर। ठीक है, इस प्रकार से अगर आप लोग लिंक करके पढ़ेंगे तो आपसे कभी भी कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। आप काफ़ी सारे करंट अफेयर के क्वेश्चंस को कवर कर पाएंगे। तो आप लोग हमेशा लिंक करके पढ़ा करो। तो रूस की राजधानी जैसे मैंने बताया कि मॉस्को होती है, मॉस्को में ही हुआ था 2018 का फीफा वर्ल्ड कप। और फीफा वर्ल्ड कप से मैंने लिंक करके आपको बताया कि फ्रांस ने जीता था इसे और क्रोएशिया को हरा कर जीता था। ठीक है, चलिए रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, व्लादिमीर पुतिन है रूस के राष्ट्रपति। रूस की मुद्रा होती है रशियन रूबल और रूस की संसद का नाम होता है ड्यूमा। तो इतना आपको रूस से पता होना चाहिए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में FTII के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में FTII के नए अध्यक्ष बने हैं बृजेंद्र पाल सिंह। कौन बने हैं? बृजेंद्र पाल सिंह बने हैं FTII के नए अध्यक्ष। FTII क्या है? FTII मतलब फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। क्या? फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, और इसका नया अध्यक्ष बनाया गया है बृजेंद्र पाल सिंह को। अच्छा, अभी हाल ही में जब अनुपम खेर जी ने इस्तीफा दिया था तब भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था।
तो यानी कि इससे पहले अध्यक्ष थे अनुपम खेर जी, और इन्होंने इस्तीफा दे दिया FTII के पद से, और अब FTII के नए अध्यक्ष बने हैं बृजेंद्र पाल सिंह। बृजेंद्र पाल सिंह कौन है? ये प्रोड्यूसर हैं और फिल्म डायरेक्टर हैं। किसके? CID सीरीज आप लोगों ने सुनी होगी, बहुत काफ़ी फेमस टीवी शो है CID, ठीक है। तो CID की ये प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी हैं बृजेंद्र पाल सिंह, और इन्हें अध्यक्ष बनाया गया है FTII का, यानी कि फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है राजस्थान के नए मुख्यमंत्री कौन बनेंगे। तो राजस्थान के नए मुख्यमंत्री को बनाने की घोषणा हो चुकी है अशोक गहलोत को, ठीक है। अशोक गहलोत ही होंगे राजस्थान के नए मुख्यमंत्री। अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा था सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में, तो कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने क्लियरिफाई कर दिया है, अब अशोक गहलोत ही होंगे राजस्थान के नए मुख्यमंत्री, ठीक है। और सचिन पायलट जो होंगे ये होंगे उप मुख्यमंत्री। ध्यान दीजिएगा, अशोक गहलोत होंगे राजस्थान के नए मुख्यमंत्री और सचिन पायलट होंगे उप मुख्यमंत्री। क्लियर है? अभी 5 राज्यों का चुनाव संपन्न हुआ है, मैंने आपको इसके बारे में कई बार बताया है। उन 5 राज्यों के नाम और उनके मुख्यमंत्री आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि आने वाला जो भी एग्जाम होगा यहाँ से डेफिनेटली एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 5 राज्य कौन कौन से हैं? मिजोरम, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान और छत्तीसगढ़। क्या क्या? मिजोरम, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान और छत्तीसगढ़, जिनमें से 4 के नाम मैं आपको बता चुका हूँ। 4 के मुख्यमंत्रियों के नाम क्लियर हो चुके हैं। फिर से मैं आज को आपको रिवाइज करा देता हूँ। जितनी भी बार आए आप लोग आगे की आने वाले 2-3 दिनों की वीडियो में आप लोग बार बार रिवाइज कीजिए, जिससे आपको याद हो जाए। तो मिजोरम के मुख्यमंत्री बने हैं जोरमथंगा। कौन बने हैं? जोरमथंगा बने हैं मिजोरम के मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश के बनाए गए हैं कमलनाथ, और तेलंगाना के बनाए गए हैं के चंद्रशेखर राव, एक बार फिर से बनाए गए हैं, ठीक है। और राजस्थान के बन गए हैं अशोक गहलोत। छत्तीसगढ़ का अभी कंफर्म नहीं हुआ है, जैसे ही हो जाता है मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब राजस्थान आया है तो राजस्थान के बारे में आप लोग कुछ और भी पॉइंट जान लीजिए। पहला, राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, ये कांग्रेस पार्टी के हैं, ठीक है। और राजस्थान के करंट टाइम पे राज्यपाल हैं कल्याण सिंह। कौन है? कल्याण सिंह है करंट टाइम पर राजस्थान के राज्यपाल। और यहाँ पर 200 सीटें होती हैं विधानसभा की। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि 200 सीटें होती हैं विधानसभा की, लेकिन इस बार 199 सीटों पर ही चुनाव हुआ था, ठीक है, जिसमें 99 सीट जीती थी कांग्रेस और 1 सीटों की इसे कमी थी, और उसके बाद ये सरकार बना सकती है, ठीक है। तो 99 सीट जीतकर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी है, और 199 सीट पर इस बार चुनाव हुआ था, लेकिन विधानसभा में टोटल सीटें हैं 200। ओके, ध्यान दीजिएगा इस बात को, यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। और इसकी राजधानी जयपुर होती है राजस्थान की, आप सभी को पता होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यस बैंक के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया। तो अभी हाल ही में यस बैंक के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में चुना गया है ब्रह्मदत्त को। किसे चुना गया है? ब्रह्मदत्त को, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अभी हाल ही में मैंने आपको बताया था कि यस बैंक के अध्यक्ष जो थे अशोक चावला, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो अब अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया है यस बैंक का ब्रह्मदत्त को, ठीक है। ब्रह्मदत्त बने हैं यस बैंक के अंतरिम अध्यक्ष। अब यस बैंक आया है तो हम लोग यस बैंक के बारे में भी कुछ और भी पॉइंट जान लेते हैं। तो यस बैंक का मुख्यालय है मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई में है यस बैंक का मुख्यालय। इसके CEO हैं राणा कपूर। कौन है? राणा कपूर हैं इसके करंट टाइम पे CEO। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्रसार भारती के अध्यक्ष डॉक्टर ए सूर्यप्रकाश ने महिला किसानों के लिए कौन सा पुरस्कार कार्यक्रम लॉन्च किया। तो अभी हाल ही में प्रसार भारती के अध्यक्ष हैं डॉक्टर ए सूर्यप्रकाश। इन्होंने महिला किसानों के लिए एक पुरस्कार कार्यक्रम को लॉन्च किया है, और इसका नाम रखा गया है दूरदर्शन महिला किसान। क्या रखा गया है? दूरदर्शन महिला किसान पुरस्कार कार्यक्रम लॉन्च किया है, और ये कार्यक्रम लॉन्च हुआ है, यानी कि ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है नई दिल्ली में, ठीक है। नई दिल्ली में आयोजन हुआ इसका दूरदर्शन महिला किसान का। और ये क्यों हुआ? ये हुआ महिला किसानों के जो संघर्ष हैं, उनकी सफलता की कहानियां हैं, उनको देश के सामने लाने के लिए, ठीक है। महिला किसानों के संघर्षों को और उनकी सफलता की कहानियों को देश के सामने लाने के उद्देश्य से दूरदर्शन महिला किसान नाम का एक कार्यक्रम लॉन्च किया गया, और उस पुरस्कृत किया गया कुछ महिलाओं को, जो कि प्रसार भारती के अध्यक्ष डॉक्टर ए सूर्यप्रकाश द्वारा लॉन्च किया गया। और इसे आयोजन इसका किसने किया? इसका आयोजन किया है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने,
किसने किया है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी कि इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंटर ने इसका आयोजन किया है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में लोकसभा ने कौन सा विधेयक पेश किया? तो अभी हाल ही में लोकसभा ने बांध सुरक्षा विधेयक पास किया है। कौन सा? बांध सुरक्षा विधेयक पेश किया है लोकसभा ने अभी हाल ही में। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। बांधों की निगरानी और निरीक्षण और संचालन के लिए और उनके रख रखाव के लिए ये लोकसभा में विधेयक पास किया गया है, पेश किया गया है। ठीक है, लोकसभा ने कौन सा विधेयक पेश किया है? बांध सुरक्षा विधेयक। ओके, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अब लोकसभा आया है तो लोकसभा से रिलेटेड कुछ पॉइंट आप लोग जान लीजिए। मैंने आपको बताया है संसद, कई बार इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। संसद 3 लोगों से मिलकर बनती है, एक होता है लोकसभा, एक राज्यसभा और एक राष्ट्रपति। ठीक है, जिसमें लोकसभा जो है इसे निम्न तथा आम सदन कहते हैं। ओके, और राज्यसभा को कहते हैं उच्च सदन, और राष्ट्रपति के बारे में आप लोग जानते ही हैं। तो इन तीनों से मिलकर बनती है संसद। भारतीय संसद का निर्माण इन तीनों से मिलकर होता है। जब भी संविधान में कोई भी चेंजेस करना होता है, कुछ भी नया अपडेट करना होता है, तो इन तीनों की सहमति जरूरी होती है। ठीक है, बिना इन तीनों की सहमति के कोई भी संविधान में संशोधन वगैरह नहीं हो सकता है। तो इसलिए लोकसभा भी एक अभिन्न अंग है संसद का। ठीक है, और लोकसभा में बात करें इनके सदस्यों की, तो इनके सदस्य जो होते हैं वो जनता द्वारा चुनकर आते हैं। जो 5 सालों के लिए आप लोग चुनते हैं सांसदों को, जिनको वोट करते हैं, वही होते हैं लोकसभा के सदस्य। ठीक है, तो 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं और लोकसभा भंग की जा सकती है, जबकि राज्यसभा भंग नहीं की जा सकती है। ध्यान से सुनते आइएगा, 5 वर्षों तक इनका कार्यकाल होता है। और लोकसभा के सदस्यों में ही जो बड़ी पार्टी होती है, यानी कि विजेता पार्टी होती है, उसी पार्टी के एक जो लीडर होता है वही बनता है प्रधानमंत्री। जैसे कि लोकसभा में विजेता पार्टी इस टाइम पर है बीजेपी, तो बीजेपी के लीडर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो नरेंद्र मोदी हैं प्रधानमंत्री। अब यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान में रखना है कि लोकसभा में लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है वो दूसरा होता है, लेकिन लोकसभा में जो विजेता पार्टी होती है उसका अध्यक्ष दूसरा होता है। ठीक है, तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसे कहते हैं लोकसभा का स्पीकर। तो करंट टाइम पर वो हैं सुमित्रा महाजन, जबकि लोकसभा में जो विजेता पार्टी होती है उसके लीडर जो हैं वो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्लियर है? चलिए अब इसके बारे में किसी और दिन मैं और ज़्यादा डिटेल में आपको बताऊंगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में सर्वश्रेष्ठ सांसद पुरस्कार 2018 के लिए किसे चुना गया? तो अभी हाल ही में सर्वश्रेष्ठ सांसद पुरस्कार 2018 के लिए चुना गया है उपरोक्त दोनों, यानी कि गुलाम नबी आज़ाद को भी और निशिकांत दुबे को भी। अभी हाल ही में मैंने आपको बताया था सर्वश्रेष्ठ महिला सांसद के बारे में पिछले दिन, तो कनी मोझी को चुना गया था सर्वश्रेष्ठ महिला सांसद, और ये पुरस्कृत होने के लिए मैंने बताया था आपको 13 दिसंबर को। ठीक है, तो 13 दिसंबर को 8 सांसदों को पुरस्कृत किया गया, और ये पुरस्कृत किया गया राज्यसभा में राज्यसभा के जो सभापति हैं एम वेंकैया नायडू द्वारा। ठीक है, एम वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति हैं और वे राज्यसभा के पदेन सभापति हैं, और उन्होंने 8 सांसदों को सम्मानित किया है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ सांसद 2018 का पुरस्कार मिला है गुलाम नबी आज़ाद को, जो कि विपक्ष पार्टी के लीडर हैं राज्यसभा के। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और निशिकांत दुबे को, ये की हैं बीजेपी के। ठीक है, बीजेपी की ये विपक्ष पार्टी के करंट टाइम पर राज्यसभा के सांसद हैं गुलाम नबी आज़ाद, और निशिकांत दुबे हैं बीजेपी पार्टी के। ध्यान दीजिएगा, दोनों में अंतर है। तो उपरोक्त दोनों ऑप्शन, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार मिला है इन्हें। और अभी मैंने कुछ दिनों पहले आपको बताया था करंट अफेयर की वीडियो में कि कनी मोझी को मिला था बेस्ट वुमेन इन पार्लियामेंट। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। टोटल 8 लोगों को पुरस्कृत किया गया है, 8 सांसदों को एम वेंकैया नायडू द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस कंपनी ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन इस्पात संयंत्र के लिए प्रधानमंत्री की ट्रॉफी जीती है? तो अभी हाल ही में टाटा स्टील लिमिटेड ने जीती है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन इस्पात संयंत्र के लिए प्रधानमंत्री ट्रॉफी। ओके, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। और टाटा स्टील ने जीता है ये अवार्ड 2016-17 के लिए। कब के लिए? 2016-17 के लिए जीता है, और इस बार ये चौथी बार जीती है लगातार। ठीक है, इससे पहले 2014-15, 2015-16 के लिए भी जीत चुकी है। 2016-17 के लिए इस बार ये जीती है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन इस्पात संयंत्र, यानी कि बेस्ट परफॉर्मिंग इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट के लिए। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, बेस्ट परफॉर्मिंग इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट का अवार्ड जीता है। उसके लिए प्रधानमंत्री की ट्रॉफी जीती है टाटा स्टील लिमिटेड ने। ठीक है, और ये जीती है लगातार चौथे वर्ष के लिए।
मैं डेली करंट अफेयर की वीडियो में आपको काफ़ी कुछ एक्सप्लेन करके जीके जीएस के भी पोर्शंस बताता हूँ। इस वजह से आप लोग डेली करंट अफेयर की वीडियो देखने की हैबिट जरूर बनाइए अपनी। अगर आप डेली करंट अफेयर वीडियो रोज़ाना देखते हैं तो 10 दिनों में ही आपको अपने अंदर फ़र्क दिखने लगेगा। और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करो। अगर आप शेयर करोगे तो फिर मुझे भी अच्छा लगेगा और मैं और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस से आपको नेक्स्ट डे की वीडियो में बताने लगूंगा। ठीक है, तो मेरे अंदर भी मोटिवेशन मिलता है जब आप लोग वीडियो को लाइक करते हो, वीडियो को शेयर करते हो और अच्छे अच्छे जवाब कमेंट करते हो। तो इस वजह से आप लोग वीडियो को शेयर करना मत भूला कीजिए। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कर दिया कीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में सिप्री की रिपोर्ट्स के मुताबिक कितने भारतीय कंपनियां शीर्ष 100 हथियार उत्पादकों में शामिल हैं। तो अभी हाल ही में सिप्री की रिपोर्ट्स आई हुई है और इसके मुताबिक 100 हथियार उत्पादक कंपनियों को लिस्टेड किया गया है, जिसमें भारत की कितनी कंपनियों को लिस्टेड किया गया है, यानी कि भारत की कितनी कंपनियां शीर्ष 100 हथियार उत्पादकों में शामिल हैं, यही आपको बताना है। तो टोटल 4 भारतीय कंपनियां शीर्ष 100 यानी कि टॉप 100 हथियार उत्पादक कंपनियों में शामिल हैं। ठीक है, और ये रिपोर्ट आई है सिप्री द्वारा। तो सिप्री का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सिप्री का फुल फॉर्म होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या होता है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। और इसके मुताबिक टॉप 100 हथियार कंपनियों में, हथियार उत्पादन कंपनियों में भारत की कुल 4 कंपनियां शामिल हैं। और ये 4 कंपनियां कौन कौन सी हैं इनके भी आप लोग नाम जान लीजिए। तो इसमें इंडियन आर्डिनेंस फैक्ट्रीज को मिला है 37वां स्थान। कौन सा? 37वां स्थान मिला है इंडियन आर्डिनेंस फैक्ट्रीज यानी कि IAF को। और इसके बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को मिला है जो कि इंडिया की यानी कि HAL। और HAL को मिला है कौन सा स्थान? 38वां स्थान। मैं साफ साफ लिख दे रहा हूँ आपको। इंडियन आर्डिनेंस फैक्ट्रीज को मिला है 37वां स्थान। और उसके बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि हाल को मिला है 38वां स्थान। और इसके बाद BEL यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को मिला है 64वां स्थान। और इसके बाद भारत डायनेमिक्स को मिला है 94th पोजीशन यानी कि 94वां स्थान। तो ये 4 कंपनियां हैं जो कि शीर्ष 100 कंपनियों में शामिल हैं, टॉप 100 कंपनीज में शामिल हैं हथियार बनाने वाली, हथियार के उत्पादन में। ठीक है, क्लियर है? तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो से बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, उन्हें भी डेली मोटिवेट कीजिए डेली करंट अफेयर वीडियो देखने की, जिससे उनका भी फायदा हो सके। आइए देखते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस को। तो लास्ट डे क्वेश्चन मैंने पूछा था, हाल ही में किस राजनेता से कनाडा की नागरिकता छीन ली गई थी। तो अभी हाल ही में म्यांमार की एक राजनेता हैं आंग सान सू की, और इनकी कनाडा की नागरिकता अभी हाल ही में छीन ली गई थी। ठीक है, और कनाडा की नागरिकता छीनी जाने वाली ये पहली राजनेता हुई। ठीक है, पहली ऐसी व्यक्तित्व हुआ, पहला ऐसा व्यक्ति हुआ जो जिससे कनाडा की नागरिकता छीनी गई है। तो आंग सान सू की ये म्यांमार की राजनेता हैं, इनके बारे में आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, मैरी कॉम ने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कितनी बार गोल्ड जीता है। तो मैरी कॉम ने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में टोटल 6 बार जीता हुआ है, और ऐसा ये करने वाली दुनिया की नंबर 1 है। यानी कि अभी तक किसी ने भी 6 बार वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप का खिताब नहीं जीता हुआ है। ठीक है, एकमात्र हैं, चाहे पुरुष हो या महिला दोनों में। मैरी कॉम ने, ये भारतीय मुक्केबाज हैं और इन्होंने 6 बार जीता है वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप। अब इस क्वेश्चन के बारे में जितने लोगों ने डिटेल में लिखा हुआ है एक्सप्लेन करके, उनके नाम मैं आपको बता रहा हूँ। उनके नाम हैं मोटिवेशनल स्टोरीज हैं, चंद्रावती ध्रुवे हैं, सिंटू श्रेयन हैं, संदीप प्रजापति हैं, नीलेश रावत हैं, प्रकाश कुमार हैं, ममता रानी, जाट राशिद, इंद्र कुमार मीना, जितेंद्र कुमार, निशिकांत वर्मा, कीर्ति यादव, साइन जो, नेहा मांझी, निधि शर्मा, विवेक कुमार, विकास मौर्य। तो इन लोगों ने डिटेल में लिखा है एक्सप्लेन करके। मैं आज से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाएं उसके बारे में आप लोग डिटेल में लिखा करो। अगर आप डिटेल में लिखना सीख जाओगे तो आप कई सारे पोर्शंस कवर कर पाओगे, करंट अफेयर में भी और जीके जीएस के भी। तो इस वजह से आप लोग डिटेल में एक्सप्लेन करके जरूर लिखा करो। आइए देखते हैं आज के क्वेश्चंस को। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के लेखा परीक्षकों के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के लेखा परीक्षकों के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, इसके बारे में आपको बताना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, अगर आप ये वीडियो शुरुआत में ध्यान से देखे होंगे तब भी आपको पता होगा, और कल की वीडियो से मैं इसको क्वेश्चन को उठाया हूँ। और इसलिए क्योंकि अभी हाल ही में 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं, तो यहाँ के मुख्यमंत्रियों से डेफिनेटली ये क्वेश्चन पूछा ही जाना है। तो इस वजह से आप लोग जितना भी इसके बारे में डिटेल मालूम हो और जितने भी राज्यों को लिंक कर पाएँ आप लोग लिंक करके बताइएगा।
तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबा देना, प्रेस कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो की PDF फाइल आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। उसका वीडियो का कैसे डाउनलोड करना है PDF फाइल, उसके बारे में भी मैंने डिस्क्रिप्शन में बताया हुआ है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.